नमस्कार। जो होना था वही हुआ। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत हुई। 21 घंटे, जी हाँ 21 घंटे लगातार संवाद हुआ दोनों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच में। और प्रतिनिधि मंडल में भी कोई चिंटू पिंटू नहीं थे। उधर से भी भारी भरकम थे, इधर से भी भारी भरकम थे। उसके बाद भी 21 घंटों में कोई सहमति का बिंदु नहीं तलाशा जा सका। ईरानी तेहरान को लौट गए और अमेरिकी वॉशिंगटन को लौट गए और दोनों ये ऐलान कर गए कि समझौता नहीं हुआ, बातचीत फेल हो गई। दोनों ऐलान भी कर गए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की और ईरानी प्रतिनिधि मंडल ने भी सार्वजनिक किया कि बातचीत फेल हो गई। यही होना था, इसी की आशंका थी। सिर्फ बराए नाम, मतलब फॉर्मेलिटी के लिए ये वार्ता आयोजित की गई थी, दुनिया को दिखाने भर के लिए कि भाई हम बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। होना जाना कुछ नहीं था तब तक जब तक दोनों पक्षों के बीच में भरोसे की कोई किरण न दिखी। पाकिस्तान को अचानक से चाचा चौधरी बनने का रोल मिल गया अमेरिका से, तो वो मैं हूं डिस्को डांसर की मुद्रा में आ गया पाकिस्तान। उसको लगा कि हो सकता है दुनिया में हमारा नाम अमर हो जाए और 2-3 नोबल इधर भी गिर जाएं आके झोली में चुपचाप, एक शहबाज को, एक मुनीर को, एक डार को। तो वो इन सब मृग तृष्णा में, मृग मरीचिका में भटकने लगा पाकिस्तान। जबकि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि चाय नाश्ता बेहतर हो, मेज अच्छी हो, कमरा अच्छा हो, एयर कंडीशन ठीक से चले, कालीन अच्छा हो, हिफाजत अच्छी हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, लॉजिस्टिक्स देखना था उसको। वो ड्राफ्ट बनाने वाला थोड़ी ना है कि वो अमेरिका को कह दे कि तुम ऐसा मान लो और ईरान को कह दे ऐसा मान लो ना। दोनों देश पाकिस्तान से बड़ी हैसियत के हैं और अमेरिका तो फिर अमेरिका ही है पाकिस्तान के लिए। तो होना जाना कुछ था नहीं। कहा जा रहा है कि जो फायर लाइन है दोनों देशों की, उन पर अब बात नहीं बनी। तो बात तो उन्हीं पर बननी थी, और क्या बात इस पर बननी थी कि आप बिरयानी खाएंगे कि आप मटन खाएंगे, इस पर तो चर्चा होनी नहीं। फायर लाइन क्या है? फायर लाइन ईरान के लिए है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण हमारा रहे, उस पर चुंगी भी हम ही वसूलेंगे, नाका भी हमारा ही लगेगा, कोई जहाज हमारी इजाजत के बगैर नहीं गुजरे। एक चीज। दूसरी चीज, परमाणु कार्यक्रम आगे नहीं चलाएंगे, इस पर हम सहमत हो सकते हैं, लेकिन संवर्धित यूरेनियम, इनरिच यूरेनियम अमेरिका को नहीं देंगे। और अव्वल तो ईरान कहता है कि हमारा जो परमाणु कार्यक्रम है वो हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए है, वो एटम बम बनाने के लिए नहीं है। एक दूसरा। तीसरी फायर लाइन, अग्नि रेखा ईरान की तरफ से, कि अमेरिका ने जो विध्वंस किया है ईरान में बुनियादी ढांचे का, उसके लिए 93 लाख करोड़ रुपया मुआवजा दे। ये 3 चीजें वहां से। ईरान का मूल स्वर है कि हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं कर सकते, हम अपनी संप्रभुता के पक्ष में हमेशा खड़े रहेंगे और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है। ये मूल स्वर है ईरान का। ये तीनों चीजें अमेरिका को स्वीकार नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तय कभी नहीं स्वीकार हो सकती। अब अमेरिका की तरफ से फायर लाइन क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दीजिए, और अगर अव्वल तो उस पर पैसा मत वसूलिए उससे निकलने वाले जहाजों में, और अगर पैसा वसूल नहीं है तो 50-50 की डील कर लो। 50 मुस्तफा रखे, 50 ट्रंप रखे। ईरान को ये मंजूर नहीं होगा। नंबर 2, फायर लाइन अमेरिका की साइड से।
न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पूर्ण विराम लगाना होगा और इनरिच यूरेनियम, संवर्धित यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। ईरान को स्वीकार नहीं हो सकता। तीसरा, हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को मदद करना, ट्रेनिंग देना, हथियार देना, फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ये सब ईरान को बंद करना पड़ेगा। ये तीनों चीजें ईरान को मंजूर नहीं और ईरान की तीनों चीजें अमेरिका को मंजूर नहीं, तो फिर बाकी तो फिर समय बिताने के लिए करना है, कुछ काम वाली वार्ताएं हैं, अंताक्षरी खेली। इन तीन चीजों पर, एक देश दूसरे देश की तीन चीजों पर, दूसरा देश पहले देश की तीन चीजों पर अपनी जिस दिन राय कायम कर लेगा उस दिन समझौता हो भी सकता है। लेकिन मूल प्रश्न वही, ईरान अपनी संप्रभुता को गिरवी नहीं रखेगा, अपनी संप्रभुता को नहीं कमजोर होने देगा। अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के नए बॉस के रूप में उभरे, ये संभव नहीं है, किसी सूरत में संभव नहीं है। ईरान के मिजाज को इतिहास के आईने में जाके समझने की कोशिश करिए। वो अधीन रहने वाली मिट्टी नहीं है, वो मरना पसंद करेंगे, अधीनता नहीं। इतिहास में कोई ऐसा शासक पैदा नहीं हुआ, कोई ऐसा आक्रांता पैदा नहीं हुआ जिसने लंबे समय तक ईरान को अपने अधीन रखा हो। लंबे समय तक कोई नहीं पैदा। जिसको सिकंदर नहीं जीत पाया, जिसको मंगोलियंस नहीं जीत पाए, वहां से उसके मिजाज को समझिए और ट्रंप के मिजाज को समझिए। 4 पैसे का फायदा होना चाहिए, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, लेकिन न्यूनतम 4 पैसे का फायदा होना चाहिए। नख से शिख तक व्यापारी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इससे पहले, ट्रंप के अवतरण से पहले, आपने वैश्विक स्तर पर समझौते तब भी होते थे, निगोशिएशन तब भी चलते थे। आपने कभी ऐसी भाषा सुनी थी, ऐसे टर्मिनोलॉजी को सुना था? हमने ऑफर कर दिया है, उनके ऑफर का इंतजार है, देखते हैं डील क्रैक होती है कि नहीं होती है। डील होगी तो ऐसा होगा, डील नहीं होगी तो वैसा होगा। डील, ऑफर, क्रैक, ऐसी व्यापारिक शब्दावली आपने कभी 2 देशों के बीच में नहीं सुनी। आपने एग्रीमेंट सुना होगा, आपने समझौता सुना होगा। डील शब्द कहां से आया? ये ट्रंप की देन है विश्व राजनीति, वैश्विक कूटनीति को ये ट्रंप की देन है। ये शब्द डील, ऑफर, ऑफर लेटर, प्रपोजल, इस टाइप की चीज जो विशुद्ध व्यापारिक बैठकों का विषय भाषा शैली होती है। वो भाषा शैली अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के मंच पर लाकर थोप दी डोनाल्ड ट्रंप ने। उनको हर चीज डील के चश्मे से दिखती है और डील में तो मुनाफा देखा जाता है, मौद्रिक मुनाफा, आर्थिक मुनाफा, बाकी कुछ नहीं। माल कितना आएगा, सरल भाषा में कहीं भारत की, तो ट्रंप का टोटल कंसर्न ये होता है माल कितना आएगा ये बताओ। वो माल की ताल पर थिरक रहे हैं ट्रंप बाबू, और माल नहीं आएगा तो फिर वो गोला बारूद बरसाएंगे। उनकी चिंता का कुल दायरा माल तक सिमटा है। जहां से भी जैसे भी माल मिले, किसी को कंधे पर बैठाल के माल मिले तो स्वागत, सिर पर बैठाल कर माल मिले तो स्वागत, और गोली बारूद बम गिराकर माल मिले तो भी ठीक। ट्रंप के लिए, ट्रंप तीनों स्थितियों में कंफर्ट जोन में, माल आना चाहिए कैसे भी आए। ये विश्व कूटनीति के लिए एक खराब अध्याय ट्रंप ने जोड़ा, सिर्फ माल की चिंता। वो कह रहे हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो और 50-50 कर लो, चुंगी वसूलो, लेकिन अकेले चुंगी वसूलोगे तो नहीं वसूलने देंगे, मिलके वसूलेंगे। मतलब कोई सो कॉल्ड तथाकथित थानेदार ये कहे चोरों से कि भाई तुम अकेले चोरी करोगे तो हम तुमको पकड़ेंगे, चोरी में हम और तुम आधे आधी की पार्टनरशिप कर लो तो आराम से करो। वैसा मिजाज रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन एक चीज इसमें और भी है महत्वपूर्ण,
वो है पाकिस्तान का चेहरा फिर से काला हो जाना। पाकिस्तान ने हजारों उम्मीद पाल रखी थी, सजा रखी थी अपने मन में, अपने जहन। उसको लग रहा था कि बस इधर डील हुई और उधर मुनीर और शहबाज अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत घोषित हो जाएंगे। दो कबूतर मुनीर के कंधे पर सफेद और दो शहबाज के कंधे पर, और कहा जाएगा विश्व शांति की यही नए मसीहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ईरान को समझने के लिए एक चीज पाकिस्तान को भी समझनी चाहिए थी। उसने ट्रंप को ये एक फर्जी स्टोरी बेच दी कि दुनिया भर के मुस्लिम देशों को पाकिस्तान पर ही भरोसा है। ऐसा नहीं। ईरान पाकिस्तान को लेकर भी सतर्क रहता है। बात में कर रहा था कि ईरान के मिजाज की। ईरानी प्रतिनिधिमंडल जिस विमान से आए ना इस्लामाबाद, उस विमान में आगे की प्रथम पंक्तियों में उन बच्चों के चित्र रखे थे, उनके बैग, स्कूल बैग और खून में सने जूते मोजे रखे थे, टिफिन बॉक्स रखे थे, जो इजराइल अमेरिका के हमले में मारे गए थे 168 बच्चियां ईरान में। उनके रक्त रंजित वस्त्र और जूते और स्कूल बैग्स और फोटो रखकर जहाज की सीटों पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल आया था इस्लामाबाद। वहीं से संदेश साफ था कि ईरान अपने यहां हुई कुर्बानियों को जाया नहीं होने देगा, उनको नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। ईरान डील करने नहीं आया था ना, माल का बंटवारा होगा कि नहीं होगा इस पर चर्चा करने नहीं आया था। वो ये हिसाब लेने आया था इस्लामाबाद इस बैठक में कि हमारे लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं उनका सिला क्या होगा। ट्रंप डील करने आए थे, उन्होंने जेडी वेंस को डील करने भेजा था, अपने दामाद को डील करने भेजा था। दामाद को इसलिए भेजा कि तू जेडी वेंस पर भी निगाह रखना, ऐसा तो नहीं कि दाएं बाएं कोई माल का अलग सौदा हो जाए। उनके लिए हर चीज सौदा है ट्रंप के लिए। वो विश्व फलक पर एक बड़े आरती के तौर पर उभरे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर नहीं। तो आप ये समझिए, जो ऐसा शायद ही किसी देश ने किया हो कि जब वो बायलैटरल टॉक्स के लिए जा रहा हो तो वो अपने देश में आक्रमणकारी देश के हमलों में मारे गए लोगों के चित्र और उनके कपड़े और जूते, ऐसी भावनात्मक चीजें लेकर जाए जहाज में। ये ईरान का एक खाली प्रयोग नहीं है, विश्व के लिए एक मैसेज है कि हम अपनी कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। बातचीत इस्लामाबाद में हो, चाहे वॉशिंगटन में हो और चाहे तेहरान में हो, हम अपने लोगों की शहादत का बदला जरूर लेंगे, उनको भूलेंगे नहीं। ये मैसेज बड़ा है ईरान की तरफ से। धन्यवाद।